बार एक शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। एक छोटा चूहा जो पास में ही रहता था, वह शेर के खर्राटों से परेशान हो रहा था। इतने जोर से कौन खर्राटे ले रहा है? बाहर जाके देखता हूँ। तभी चूहे ने शेर की पीठ पर कूदना शुरू कर दिया और शेर की नींद खराब हो गई और वह उठ गया। तभी उसने चूहे को पकड़ लिया और गुस्से में चूहे को चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? जो मेरी नींद खराब करता है उसे मौत मिलती है। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। और चूहा बहुत डर गया और शेर की आंखें गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज कृपया मुझे मत खाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपके एहसान का बदला जरूर उतारूंगा। शेर ने छोटे से चूहे की तरफ देखा और जोर से हंसा। हाँ, तुम मेरे एहसान का बदला उतारोगे? क्या बात है? उसने हंसते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे हंसाया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर ने चूहे को जाने दिया। धन्यवाद महाराज। चूहे ने दबी हुई आवाज में कहा और भाग गया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। शेर ने बहुत संघर्ष किया लेकिन अपने आप को आजाद नहीं करवा पाया। वह खुद को आजाद कराने के लिए बहुत तेज गुर्राया और तभी चूहे ने शेर की आवाज सुन ली। चूहा शेर की आवाज की तरफ भागा और शेर को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। तभी चूहे ने कहा, मैं अभी आपको आजाद करा देता हूँ। और बिना समय खराब किए चूहे ने जाल को कुतरना शुरू कर दिया और जल्दी ही शेर आजाद हो गया। और शेर ने विनम्रता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से तुम मेरे मित्र हो। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मार कर खा जाता था। इससे परेशान होकर सभी जानवर शेर के पास गए और बोले, आप रोज बहुत से जानवरों को मारते हो, इस तरह जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। अगर आप सहमत हो तो हम रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे ताकि आपकी भूख शांत हो सके। ठीक है, तो तुम लोग मुझे रोज एक जानवर खाने के लिए भेजोगे और ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। शेर इस बात पे सहमत हो गया। इसलिए अब प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास भोजन के रूप में भेजा जाता था। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने शेर के पास पहुंचने में अपना पूरा समय लेने का निर्णय किया। शेर किसी भी जानवर को ना पाकर बेचैन हो गया और वह गुस्से में चिल्लाने लगा कि मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। इतने में खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर उस पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बुद्धिमान खरगोश शांत रहा। फिर वह बोला, महाराज, खरगोशों का एक समूह आपके पास आ रहा है, लेकिन रास्ते में एक बलशाली शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से केवल मैं ही बच पाया हूँ। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को दूसरे शेर तक ले जाने को कहा। बुद्धिमान खरगोश सहमत हो गया और वह शेर को एक गहरे कुएं की तरफ ले गया जो कि पानी से पूरा भरा था। फिर उसने शेर को उसी की परछाई पानी में दिखाई। शेर जोर से दहाड़ा और शेर पानी में कूद गया। इस प्रकार खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बल से ज्यादा बुद्धि शक्तिशाली होती है। चालाक, चोर, चतुर, मोची और पुलिस। मोतीलाल अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, तभी बबलू चाय लेकर आता है। ये लीजिए मालिक, चाय गरम गरम है।
बबलू चाय भी गरम, धूप भी गरम और ग्राहक अब तक ठंडे। अभी चंदा चोर सफेद शर्ट और काला चश्मा पहनकर आता है। उसके पास एक बड़ा बैग है। ओ मोची भैया, जूता फट गया है, बड़ा जरूरी काम है, जल्दी सिल दो। बिल्कुल बाबूजी, बस 10 मिनट दो। बबलू, बाबूजी का ध्यान रखना। चंदा चोर इधर उधर देखकर बैग दुकान के पीछे छिपा देता है। मोतीलाल उसे चुपचाप देख रहा होता है। चोर जूता लेकर चला जाता है। मोतीलाल सोच में डूबा हुआ है। मोतीलाल धीरे से बबलू से बोलता है, बबलू, दुकान बंद कर, अब असली काम शुरू करना है। बबलू उत्साहित होकर जासूस मोची के स्टाइल में खड़ा हो जाता है। बबलू, मुझे ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और मोतीलाल बैग खोलता है। अंदर हीरे, पैसे और एक नक्शा है जिस पर बैंक का नक्शा बना हुआ है। मोतीलाल और बबलू थैले के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर राणा उन्हें घूरता है। मोची, तू क्यों आया है? यहाँ कोई चप्पल सिलवाने आया है क्या? इंस्पेक्टर की बात को सुनते हुए मोची अपना जवाब देता है, साहब, अगर मेरी बात मजाक लगी तो चोरी हो जाएगी और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मोची की बात को सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक गया। मोची अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, उस आदमी ने मेरी दुकान पर बैंक लूट की तैयारी की थैली छोड़ी हुई है। इंस्पेक्टर उसकी थैली देखकर चौंक जाता है और बोलता है, बाप रे, ये तो वही चोर है जिसे हम 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, चंदा चोर। अब मोतीलाल, बबलू और पुलिस मिलकर एक जाल बिछाते हैं। बैग वापस वहीं छुपा देते हैं और वहां पर एक नकली ग्राहक को दुकान पर बैठा देते हैं जो कि असल में एक पुलिस वाला होता है। चंदा चोर वापस आता है और चुपके से बैग लेने जाता है। तभी पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है और चंदा चोर बोलता है, ये सब जाल था, एक मोची से मात खा गया मैं। मोतीलाल हंसते हुए बोलता है, जूते में कील और दिमाग में चाल दोनों सही होनी चाहिए, वरना तुम्हारे जैसा हाल होता है। गरीब सब्जी वाला। कुंदनपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह सब्जियों का व्यापार करता है। वह बहुत गरीब है, लेकिन अपने घर का गुजर बसर कर लेता है। उसके साथ ही उसकी बूढ़ी माँ रहती है। रमेश बेटा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दवा लाया क्या? माँ, आज मंडी में ज्यादा कमाई हुई तो सबसे पहले दवा लाऊंगा, तू चिंता मत करना। हाँ। रमेश अपनी ठेली पर पुरानी बोरी में कुछ सब्जियां भरता है और निकल पड़ता है। शोरगुल वाली मंडी, जहां अमीर विक्रेता अपने सुंदर स्टॉल लगाए हैं। रमेश एक कोने में अपनी ठेली खड़ी करता है। भाई, ये क्या सड़ी सब्जियां बेच रहे हो? कोई ताजी नहीं है क्या? भैया, ये गांव की खेती है, अपने हाथों से उगाई है, सस्ती दे दूंगा। तू सस्ती ही बेच सकता है, तेरे पास और क्या है? वह ग्राहक चला जाता है। रमेश उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। तभी एक छोटी बच्ची पास आती है। भैया, पापा ने कहा 10 रुपए में कुछ मिल जाएगा। तेरे लिए तो भिंडी भी दे दूंगा और टमाटर भी। रमेश की ठेली में थोड़ी बहुत सब्जियां बची हैं। एक अमीर महिला अपनी कार से निकलती है और रमेश के पास आती है। तुम रोज यहीं बैठते हो? बहुत दिन से देख रही हूँ, मुस्कुराते रहते हो हर हाल में। जी हाँ, माँ बीमार है, उन्हें ठीक करना है, अब सब्जियां ही सहारा है। तुम्हारा हौसला काबिले तारीफ है। ये लो, ये मेरी संस्था का कार्ड है, कल आकर मिलो, हम तुम्हें एक छोटी सब्जी की दुकान देंगे। मैडम जी, सच? माँ को बता दूं क्या अभी? हाँ बेटा, आज उम्मीद ले जाओ अपने साथ। रमेश घर जाकर अपने साथ हुआ सारा किस्सा अपनी माँ को सुना देता है। बेटा, भगवान तुझ पर मेहरबान हो, तू किसी का सहारा बना एक दिन।
नहीं माँ, पहले तेरा सहारा बनूंगा, फिर दुनिया का। साफ सुथरी छोटी दुकान, बोर्ड पर लिखा है रमेश सब्जी भंडार, विश्वास की दुकान। रमेश साफ कपड़ों में ग्राहकों को सब्जियां दे रहा है। माँ कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही है। जो हालातों से लड़ना जानता है वही असली जीत हासिल करता है। रमेश अब सिर्फ सब्जी वाला नहीं, उम्मीद वाला है। एक गरीब धोबी के पास एक गधा था। वह जो कमाता था उससे अपने गधे का पेट नहीं भर पाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, धोबी को चिंता होने लगी। एक दिन धोबी को जंगल से गुजरते समय चीते की खाल पड़ी मिली। उसने सोचा, मैं इस चीते की खाल से अपने गधे को ढक दूंगा। सभी सोचेंगे कि वह चीता है और कोई भी उसके नज़दीक नहीं आएगा। इस प्रकार वह अपना पेट भर लेगा और मोटा व तंदुरुस्त हो जाएगा। वह उस चीते की खाल को अपने घर ले आया। अगले दिन वह अपने गधे को चीते की खाल पहनाकर पास के खेत में ले गया। किसान जो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, चीते को देखकर डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। थोड़े ही दिनों में गधा मोटा और तंदुरुस्त हो गया। वह हर रोज सारी फसल खा जाता था। किसान उससे बहुत परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने चीते को मारने का निश्चय किया। एक दिन सभी किसान अपनी लाठियां लेकर खेत में आए। गधा चीते की खाल पहने खेत में चल रहा था। अचानक पास के दूसरे खेत में से गधे के रेंकने की आवाज़ आने लगी। धोबी का गधा भी सब कुछ भूलकर रेंकने लगा। जब किसानों ने गधे के रेंकने की आवाज़ सुनी तो वे भौचक्के रह गए। वे अपने गुस्से को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपनी लाठियों से पीट कर गधे को मार डाला। किसान को बहुत दुख हुआ और वह अपने निर्णय पर पछताने लगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। बहुत समय पहले एक तालाब में 3 मछलियाँ अपने अपने परिवार के साथ रहती थीं। वे तीनों अच्छी मित्र थीं। उनमें से एक मछली साहसी थी तो दूसरी मछली बुद्धिमान थी और तीसरी मछली भाग्य पर भरोसा करती थी। एक दिन कुछ मछुआरे तालाब पर आए। उनमें से एक मछुआरा बोला, इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। हम यहाँ कल आकर सभी मछलियों को पकड़ लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। जी सरकार, ये बात तो आपने सही कही है। यहाँ से मछलियाँ बेचकर हमें बाजार से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसी समय 2 मछलियों ने उनकी सारी बातें सुन ली। हमें यह बात बाकी मछलियों को बतानी चाहिए। उन्होंने जाकर सभी मछलियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा जीवन खतरे में है। अच्छा यही होगा कि हम यह तालाब छोड़कर किसी सुरक्षित तालाब में चले जाएं। इस पर पहली मछली ने कहा, हम यह तालाब छोड़कर कायरों की तरह क्यों भाग जाएं? यह हमारे पूर्वजों की जगह है और हम इस तालाब को छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरी मछली ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। दूसरी मछली और तालाब की कुछ अन्य मछलियाँ दूसरे तालाब में चली गईं। अगली सुबह सभी मछुआरे तालाब पर आए और अपना जाल बिछा दिया। अरे मछलियों, आज तुम हमसे नहीं बच सकती। तुम हमारे जाल से भाग नहीं पाओगी। मछुआरों ने पहली मछली व तीसरी मछलियों के साथ एक बड़ी संख्या में अन्य मछलियों को भी पकड़ लिया। पहली मछली को खुद को बचाने का एक जबरदस्त उपाय सूझा। वह मरने का नाटक करने लगी। मछुआरों ने उसे सचमुच का मरा समझकर वापस तालाब में फेंक दिया, क्योंकि उन्हें मरी हुई मछली नहीं चाहिए थी। अरे ये क्या, ये मछली तो मरी हुई है। इसका हम क्या करेंगे? इसे वापस तालाब में फेंक देता हूँ। अब जाल में तीसरी मछली रह गई थी। उसने सोचा, मैंने अपने मित्रों की बात नहीं मानी, इसलिए अब मेरा यही अर्थ है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। एक बार की बात है जब कुछ बढ़ई एक मंदिर बनाने में व्यस्त थे।
उनमें से एक बढ़ई एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को 2 हिस्सों में काट रहा था। भाइयों, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों ना हम लोग आराम कर लें। उसके बाद में जैसे ही धूप थोड़ा कम होती है तो हम वापस काम करने लगेंगे। तभी वहाँ तेज धूप होने के कारण उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। इसलिए उसने लकड़ी के आधे कटे हिस्से को रोकने के लिए बीच में एक बड़ी सी लोहे की छड़क फंसा दी। अब सभी पास के एक गांव में कुछ खाने पीने और आराम करने के लिए चले गए। पास ही एक पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। जब बंदरों ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो अरे दोस्तों, ये नीचे क्या रखा हुआ है? हम लोगों को नीचे जाकर देखना चाहिए। वे पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने वहां औजारों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उनमें से एक छोटा बंदर जो कि हर चीज को लेकर बहुत उत्सुक था, उसने बड़े लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर एक हाथ से उस कील को खींचना शुरू कर दिया जो बढ़ई फंसा कर गया था। जब वह नहीं हिली तो उसने दोनों हाथों से पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसकी पूंछ कटे हुए लकड़ी के टुकड़े के बीच में लटक रही है। अचानक कील निकल गई। तभी बड़े लकड़ी के टुकड़े में जोर से आवाज़ हुई और वह एक साथ बंद हो गया। उसमें बंदर की पूंछ भी दब गई। बंदर दर्द के कारण जोर से चिल्लाया, मेरी पूंछ, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। दूसरे बंदरों ने पूंछ को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गई। अंत में बहुत मुश्किलों के बाद वह बंदर आज़ाद हो गया, लेकिन उसकी पूंछ हमेशा के लिए कट गई और बंदर बहुत दुखी हुआ। मेरी प्यारी पूंछ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक उत्सुकता भी हमेशा अच्छी नहीं होती है, अन्यथा इसका परिणाम दुखदायी होता है। एक गांव में सत्या और दुष्टा नाम के 2 मित्र रहते थे। सत्या बहुत ही ईमानदार व मेहनती था, जबकि दुष्टा चतुर और कपटी था। एक दिन दुष्टा सत्या के पास गया और कहा, मित्र, आओ शहर चलकर अपनी किस्मत आजमाएं। हम वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ मित्र, तुम सही बोल रहे हो। सत्या सहमत हो गया और दोनों शहर की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और अपने गांव वापस आने लगे। रास्ते में दुष्टा ने सत्या से कहा, सत्या, हम अपने साथ में थोड़ा सा धन ले चलते हैं और बाकी का यहीं गाड़ देते हैं। इससे सत्या ने सहमत होकर कहा, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, हमें बाकी का धन यहीं गाड़ देना चाहिए और जब हमें धन की आवश्यकता होगी हम दोनों वापस आकर यहाँ से धन निकाल लेंगे। इसलिए उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदा और दोनों ने अपना धन गाड़ दिया। वे दोनों अब घर चले गए। कुछ दिनों बाद अंधेरा होने पर दुष्टा अकेला आया और सारा धन चुरा लिया। अब ये धन मेरा है, अब मैं इस धन को किसी को नहीं देने वाला। थोड़े दिन बाद दुष्टा सत्य के पास गया और कहा, मित्र, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आओ हम चलकर कुछ धन ले आते हैं। ठीक है मित्र, तो हम धन लेने चलते हैं। वे दोनों जब वहां पहुंचे तो देखा कि गड्ढा खाली है। दुष्टा ने सारे इल्जाम सत्या पर डाल दिया। वे दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने कहा, देखिए, बिना किसी गवाह के मैं कुछ नहीं कह सकता। दुष्टा ने तुरंत कहा, वह बरगद का पेड़ है, हम वहां जाकर खुद ही पता करते हैं। इसलिए सभी लोग उस पेड़ तक गए और कहा, हे विशाल वृक्ष, क्या तुम हमें बता सकते हो कि धन किसने चुराया है? तभी आवाज आई, वह सत्या है, यह एक चोर है। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन सत्या ने तुरंत कुछ सूखी हुई घास फूस पेड़ में बने एक बड़े छेद में डालकर उसमें आग लगा दी। दुष्टा के पिता उसमें से भागते हुए बाहर आए, क्योंकि दुष्टा ही चोर था।
ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि पेड़ कभी बोल नहीं सकते, जबकि आप लोगों ने सुना कि पेड़ खुद बता रहा था कि मैं चोर हूँ। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बबूल के पेड़ पर कभी फल नहीं होते। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में विनय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव भर में घूम घूम कर खिलौनों को बेचता और उसी खिलौने से जो पैसा आता था उसी पैसे से अपना घर चलाता था। काफ़ी समय तक उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, किंतु कुछ समय बाद गांव में खिलौनों की बिक्री कम होने लगी थी, क्योंकि उसके खिलौने मिट्टी के बने होते थे, जिससे गांव के बच्चे भी उन खिलौनों को खेल खेल कर उनसे ऊब चुके थे। इसलिए अब बेचारा विनय अपने घर पर बैठकर यह सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं? गांव में तो कोई मिट्टी के खिलौने अब लेता भी नहीं है। कोई नया खिलौना बनाने के लिए मेरे पास इतना सामान भी नहीं है कि मैं कुछ नया खिलौना बनाकर गांव में बेच सकूं। आखिर करूं तो करूं क्या? और तभी विनय के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो लकड़ी के खिलौने तैयार करे। और विनय अपने लिए कुछ लकड़ियों को एकत्रित करने लगता है और उनको घर पर ले आता है। कुछ समय बाद वह उन लकड़ियों से एक अच्छा सा खिलौना तैयार करने लगता है। कुछ समय बाद विनय एक कार तैयार कर लेता है जो कि पूरी लकड़ी से बनी हुई होती है, और विनय उस कार को ले जाकर गांव में घुमाने लगता है। जगह जगह विनय उस कार को ले जाकर घुमाता, जिससे सभी लोग उस कार को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और उनके बच्चे उस कार को देखकर काफ़ी आकर्षित भी होते हैं। विनय सभी बच्चों को लेकर अपनी कार में बिठा लेता है और सभी बच्चों को गांव भर की सैर कराता है, जिससे गांव के बच्चों को वह कार काफ़ी पसंद आती है और वे विनय से ऐसी ही कार अपने लिए मांगने लगते हैं। और विनय अपने घर में जाकर उन बच्चों के लिए कार तैयार करने लगता है। और अगले दिन विनय गांव में जाकर उन बच्चों के लिए अलग अलग कारें तैयार करके उन्हें दे देता है, किंतु वहां पर एक व्यक्ति होता है जो कि विनय की कारों को देख रहा होता है, इसलिए वह विनय की निगरानी में लग जाता है। अगले दिन विनय जब उन कारों को बना रहा होता है, तभी वह व्यक्ति जो कि विनय से थोड़ी सी जलन होने के कारण उसका पीछा कर रहा होता है। इसके कारण मेरा व्यापार खराब हो गया है और मैं भी देखता हूँ कि मेरा व्यापार खराब करके ये कैसे अपनी कारों को बेच पाता है। और विनय जैसे ही कार्य कर कर अपने घर के अंदर जाता है, तभी वह व्यक्ति आकर सारी कारों में आग लगा देता है, जिससे सारी की सारी कारें जल जाती हैं। व्यापारी के ऐसा करते समय एक बच्चा उस व्यापारी को देख लेता है। विनय को जब मालूम चलता है कि उसकी सारी कारें जल चुकी हैं, तब वह बहुत निराश होता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो सारी कारों में किसी ने आग लगा दी है। अब मैं बाजार में जाकर क्या बेचूंगा? हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू। अगले दिन सुबह व्यापारी आकर अपने दुकान पर अपने खिलौनों को बेचकर काफ़ी प्रसन्न हो रहा होता है, किंतु विनय की सारी कारों में आग लग जाने के कारण उस दिन उसके पास कोई भी खिलौना नहीं होता है, जिस कारण वह काफ़ी उदास होता है। किंतु उसी समय वह बच्चा वहां आ जाता है जिसने व्यापारी को विनय की कारों में आग लगाते हुए देख लिया था, और वह गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है, जिससे गांव वाले उस व्यापारी को पकड़कर बहुत बुरा भला कहते हैं और व्यापारी भी विनय से माफ़ी मांगता है और गांव वाले विनय को कुछ लकड़ियां दे देते हैं, जिससे वह दोबारा कार को तैयार कर देता है और वह कारों को बेचकर अपना घर चलाने लगता है। एक समय की बात है जब बीरपुर नामक गांव में सूरज नाम का व्यक्ति रहता था और वह अपने बड़े भाई रमेश के साथ रहता है। लेकिन रमेश सूरज को पसंद नहीं करता, इसलिए क्योंकि सूरज कोई भी कार्य नहीं करता था, जिस कारण सूरज का सारा खर्चा रमेश को ही उठाना पड़ता है। आज तो मैं इससे कहकर ही रहूँगा, आखिर कब तक मैं इसका खर्चा उठाऊँगा।
और रमेश ऐसा कहकर सूरज के पास जाता है और सूरज से बड़े ही गुस्से में बात कहता है। सूरज, अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। आखिर कब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम कोई कार्य करके अपना खर्चा स्वयं उठाओ, अन्यथा मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा सुनकर सूरज अपने भाई से कहता है, भैया आप परेशान ना हो, मैं आज ही जाकर गांव में कोई कार्य तलाश करता हूँ जिससे मैं अपना खर्चा स्वयं उठा सकूँ। और ऐसा कहकर सूरज घर से निकल जाता है और सारा दिन गांव में घूमने के बाद भी उसे कोई कार्य नहीं मिलता है और कोई भी कार्य न मिलने के कारण वह उदास होकर जंगल की ओर जाता है और चलते चलते उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या कोई यहाँ पर है जो मेरी मदद कर सके? कृपया मेरी मदद करो। सूरज उस आवाज़ को सुनते ही बोलता है, ये किसके कराने की आवाज़ आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर सूरज आवाज़ के पीछे पीछे जाता है और वहां जाकर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ता है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर सूरज कहता है, क्या हुआ आपको? आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? बेटा, मैं यहाँ पर अपने घोड़े के साथ आया था, परंतु मेरे पैर में चोट लग जाने के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। यदि तुम मेरी मदद कर दो और मुझे मेरी झोपड़ी तक छोड़ दो तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी बेटा। ऐसा सुनकर सूरज बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, हाँ जरूर, परंतु आपका घर है कहाँ? यही थोड़ी दूर पर ही मेरी झोपड़ी है बेटा। और सूरज उस बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी झोपड़ी पर पहुंचा देता है और पहुंचने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं तुमको एक उपहार देना चाहता हूँ। परंतु याद रखना, मैं जो तुमको उपहार देने वाला हूँ उसका प्रयोग तुम गलत कामों में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वह उपहार बहुत ही अनोखा है और जादुई है। परंतु वह उपहार क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति झोपड़ी से एक जादुई छड़ी ले आता है और सूरज को दे देता है और कहता है, बेटा, यह छड़ी जादुई है और इस छड़ी से तुम जो कुछ भी मांगोगे यह छड़ी वो तुमको लाकर दे देगी, किंतु इसका प्रयोग ध्यान से करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर सूरज वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर सूरज एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जादुई छड़ी से कहता है, ये जादुई छड़ी, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो? ऐसा ही होगा। फिर जादुई छड़ी बहुत सारा भोजन दे देती है और यह देखकर सूरज बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सूरज अपने घर पहुंचा ही होता है कि वहां पर तेज रफ्तार से घोड़ों पर सवार डाकू आ जाते हैं और गांव के लोगों पर बंदूकें तान देते हैं। गांव वालों के पास जो कुछ भी होता है वे डाकू सब अपने पास रख लेते हैं। गांव वालों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सभी के लिए ये अच्छा नहीं होगा, समझे? सूरज ये सब देख रहा होता है कि तभी एक डाकू सूरज के भाई पर बंदूक लगा देता है और बोलता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है चुपचाप हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तब सूरज बोलता है, काश कोई हमारी मदद करने आ जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी सूरज को उस छड़ी की याद आती है और वह उस छड़ी से बोलता है, ये सभी डाकू एक रस्सी से बंध जाएं और गांव वालों का पैसा वापस उनके पास पहुंच जाए। ऐसा कहते ही सारे डाकू अचानक से एक रस्सी में बंध जाते हैं और जो पैसा था वह अपने ही आप गांव वालों के पास पहुंच जाता है। तब सूरज की छड़ी के बारे में गांव वालों को मालूम चलता है तो वे सूरज का शुक्रिया करते हैं और सूरज का भाई रमेश भी सूरज से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो सूरज।
अरे नहीं भैया, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप मुझे बाहर नहीं निकालते तो ना मैं जंगल की ओर जाता और ना ही मुझे ये छड़ी मिलती और ना ही मैं गांव वालों को डाकुओं से बचा पाता। ऐसा कहकर सूरज अपने भाई के साथ घर चला जाता है और वे दोनों खुशी खुशी रहने